अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ईरान का इशू तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले कोई एक दो दिन से ऐसी खबरें आ रही थीं कि शायद, जिससे अंदाज़ा होता था कि शायद जो ईरान के रूहानी पेशवा हैं आयतुल्ला खामनाई, वो भी इन जो हालिया बमबारी है उसकी नज़र हो गए हैं और उनकी भी डेथ हो गई है। लेकिन आज उनका एक ऑडियो स्टेटमेंट भी जारी हुआ है और साथ इसके अलावा उन्होंने उनके ट्वीट भी आए हैं, जिससे ये लगता है कि ना सिर्फ कि वो ज़िंदा हैं बल्कि ये भी लगता है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है वो ये है कि उन्होंने कहा कि ट्रंप कह रहा है कि ईरान जो है वो सरेंडर कर दे। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है उसने अपनी औकात से बढ़कर बात की है। अब यह है कि ट्रंप जैसा नार्सिसिस्ट, खुद पसंद आदमी अब इसके बाद क्या मुज़ाकरात करेगा? आई डोंट थिंक सो। इससे लगता है कि टेंशन मज़ीद बढ़ेगी और फिर ट्रंप का ये ख्याल है कि मैं बमबारी करके, मैं सब कुछ करके, ये सिर्फ ईरान की ड्यूटी है कि वो मुज़ाकरात करें। ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो जी चाहे करें, हम जब प्यार करना चाहें तो प्यार करें, जब हम बमबारी करना चाहें, जो मारना चाहें तो वो मारें। तो ये तो मुमकिन नहीं है नाजरीन। इस टाइम तक तकरीबन कोई 27 के करीब ईरानी एटमी साइंसदान और उनके स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स के जो पीएचडी लेवल के थे, वो इस बमबारी की नज़र हो गए हैं। तो इससे ईरान का अज़म मज़ीद पुख्ता होगा। मुझे नहीं लगता कि उसमें कमी आएगी। आज एक अमरीकी निजात ईरानी, जो कि कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं, वली नासर, उनका एक आर्टिकल भी छपा है न्यूयॉर्क टाइम में और उसमें उन्होंने ये बात की है। और उनका जो आर्टिकल है वो अवाम की के बयान आने से, ये ट्वीट आने से पहले का आर्टिकल है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ईरान इस पर सरेंडर नहीं करेगा। अच्छा, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वली नासर की, वली नासर जो है ओबामा इंतज़ामिया में एक अहम ओहदे पर फायज रह चुके हैं। वो ये नहीं है कि वो कोई ईरान में रहते हैं या ईरानी हुकूमत के तर्जुमान हैं। वो इन अ सेंस के वो अमरीकी इंतज़ामिया भी उनसे मशवरा करती है। तो जो वली नासर का ये बयान था कि उन्होंने कहा कि वो अब सरेंडर नहीं करेगा। अब यह है कि जो जंग का कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में है वो तो ईरान जीत नहीं सकता। अगर बमबारी पर बात आ गई, या जो ख़ास तौर पे जो एरियल बम्बार्डमेंट है उसके हवाले से देखा जाए, वो ईरान नहीं जीत सकता। लेकिन ईरान एक जो स्लो पेस वार है, एक जिस तरह एक स्पिनर जिस तरह बॉल कराता है ना, इनकी तरह एक मीडियम पेस में, तो इस तरह से ईरान इस तरह की जंग ज़्यादा अरसे तक लड़ सकता है। और पहले जब इराक़ में भी अमरीकी आए थे तो उधर भी इन्होंने एक मलेशिया तैयार कर लिया था और जो अमरीकी मारे जा रहे थे उसके पीछे वो ईरान बैक्ड मलेशिया था। तो अभी भी ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये मामलात आगे बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेगी। ये जिस तरह वो कहते हैं 12 दिनों की जंग, इस तरह की नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ होता रहेगा। और जो एक बकौल वली नासर के जो ईरान की पॉलिसी है वो नो वार नो पीस की है, कि ना ही हम जंग चाहते हैं और ना ही हम अमन चाहते हैं। मतलब यह है कि दरमियानी पेस पे कुछ चीज़ें चलती रहनी चाहिए, बाकायदा जंग उस तरह से नहीं होगी। तो दूसरी तरफ जो एक ट्रंप है उसके लिए मसला बना हुआ है। उसके मीडिया से उसको काफ़ी टफ टाइम आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो बमबारी की है वो आपने ड्रामा किया है, कोई इस तरह के कुछ सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ नहीं है। और उसके बाद जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मीडिया को काफ़ी एक कोई क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि आप जो है, आप हर सूरत में चाहते हैं कि ट्रंप को नाकाम बनाया जाए, आप हर सूरत में चाहते हैं कि कोई क्रेडिट जो है उसको ना जाए, और आप इस चक्कर में जो हमारी अफवाज हैं उनको भी, उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। वो लोग जो कि जान हथेली पे रख के बमबारी करने गए थे, आपने उनका भी मजाक उड़ाया है। तो ओवरऑल अमेरिकन मीडिया पे वो काफ़ी इस बारे में तनकीद कर रहे हैं और टेंशन बढ़ती जा रही है। लेकिन एक जो डेवलपमेंट अहम वो ये है इसी से रिलेटेड, कि जो ट्रंप बयान दे रहा था इससे पहले, जिस तरह मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि ईरान ने भी कहा कि बड़ा डैमेज हुआ है, इसराइल ने भी कहा कि बड़ा डैमेज हुआ है, अमेरिका ने भी कहा कि बड़ा डैमेज हुआ है। लेकिन एक शख्स जिसका इंतज़ार था कि जब तक वो नहीं कहता तो हम नहीं मानते, तो वो था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो सरबराह है, उसका भी आज बयान आया और उसने भी कहा है जी कि बड़ा एक सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है।
तो ओवरऑल इससे ये लगता है कि जो ट्रंप का बयान है वो दुरुस्त है। इतना ज़रूर है कि ट्रंप डैमेज की जो एक फिर इंटरप्रिटेशन ये आ जाएगी कि डैमेज का क्या मतलब है। क्या डैमेज का मतलब ये है कि ईरान दोबारा से बना नहीं सकता, वो सिरे से तबाह हो गया। ट्रंप का ये कहना है, लेकिन जो बाकी इंटरप्रिटेशन हो रही है वो ये है कि डैमेज हुआ है, लेकिन ऐसा डैमेज नहीं है कि जो कि नाकाबिल तलाफ़ी हो या जो ठीक ना हो सकता हो। तो नाजरीन, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जैसे अब इससे जो जो बमबारी ईरान ने की है, उसके बाद आज बकौल एक यूरोपियन यूनियन के एक एम्बेसडर के, जो कि यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पे जो ईरान के साथ मुज़ाकरात में इन्वॉल्व था, आज मैं उसका एक मजमून पढ़ रहा था और उसने कहा कि ईरान पर जिस दिन B-52 बम्बर चलाए बम्बार यानी कि उन्होंने जिस दिन बमबारी की है, उसके बाद से आप ये समझें कि ईरान का प्रोग्राम उसको एक नई ज़िंदगी मिली है। ये अब ख़त्म होने वाला नहीं है, ये आगे चलेगा, ये पीछे नहीं जाएगा। तो नाज़रीन, इस सारी गुफ्तगू में एक जो हासिल है या जो एक टेक अवे है वो यही लगता है कि टेंशन ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, टेंशन आगे बढ़ेगी। जो अमेरिका का स्टाइल है कि वो आपको पहले मारे, आपको ज़ख्मी करे और फिर कहें आए मुज़ाकरात करें, वो ईरान इस तरह की बात नहीं मानेगा। अच्छा नाज़रीन, दूसरा, जिस तरह मैं आपको सेक्रेटरी डिफेंस के हवाले से बता रहा था कि वो मीडिया पर बरस पड़ा है, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हवाले से इतलात हैं कि उन्हें अमेरिका में गिरफ़्तार किया गया और फिर उनसे उनका स्टेट डिपार्टमेंट जो कि अमेरिका का महकमा खारजा है, उस वहाँ से उसके पास उधर का प्रेस कार्ड भी था, यानी कि वो प्रेस कार्ड आपको चाहिए ताकि अगर आपने वजारत ख़ारजा की ब्रीफिंग अटेंड करनी हो, दफ्तर ख़ारजा की, तो उसके लिए वो कार्ड चाहिए। उसको गिरफ़्तार भी किया गया, उससे कार्ड भी वापस ले लिया गया है। गिरफ़्तार किया गया जो उनके इमिग्रेशन हुकाम हैं उन्होंने किया, FBI वालों ने किया। फिर कुछ देर उन्होंने उनको नज़रबंद रखा और फिर रिहा कर दिया। फिर उसके बाद वो कहीं गया उधर दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग में। जो ही बाहर निकला उन्होंने कहा कि इधर आओ जी, उन्होंने क्या कार्ड किथे, उन्हें कार्ड भाया, उन्होंने क्या कि चले चले जो कार्ड वो ले गए। अब इसके मामले पे पीछे क्या चल रहा है, ये कौन जर्नलिस्ट है, इसका नाम जलील अफरीदी है। फ्रंटियर पोस्ट आपने सुना होगा, वो रहमत अफरीदी साहब ने शुरू किया था। ये उनका बेटा है, ये काफ़ी देर से उधर अमेरिका में ही होता है। आए दिन कोई सोशल मीडिया पे भी शायद लोगों ने देखा हो कि कोई उधर जाके दफ्तर ख़ारजा में कोई उल्टे सीधे सवाल तो करता रहता है। और हमारे कई पाकिस्तानी एडे वेले होंगे ने जो जर्नलिस्ट हैं कि उन्हें कोई और काम नहीं है, और उधर जाके दफ्तर ख़ारजा में उधर कोई एक दो सवाल किए, कोई कहा कि आपने पाकिस्तान पे फ़लाँ पाबंदी क्यों नहीं लाई, फ़लाँ क्यों नहीं लगाई, इस तरह के कुछ सवाल होते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। कोई ख़ास ऐसी कोई जर्नलिज़म भी नहीं कर रहे होते। और फिर इसने कोई जो उधर की दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान है उसके ख़िलाफ़ भी कोई केस किया हुआ था। बकौल जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये उसके अखबार में आज छपी हुई हैं, मैं उधर से आपको ये कोट कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो कि क्या मसला क्या बना है, लेकिन ओवरऑल एक PTI के हमायती थे ये भी, और चंद एक और जो जर्नलिस्ट हैं ये उधर जाके सवाल किया करते थे। अब क्या मसला क्या एग्जैक्ट बना है, उसका ये ख्याल है कि शायद जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाज़ हम हुकूमत पाकिस्तान की रीच को भी ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं कि जनाब इन्हों का पावा जो है ना बहुत यानी कि इनका यानी कि तगड़ा है, यानी या बहुत दूर तक इनकी मार है। मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है ऐसे है कि जो इसने तर्जुमान के साथ को बदतमीज़ी की है या उस पर केस किया है, क्वाइट लाइकली कि उन्होंने इस बुनियाद पे किया। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ जो उसकी पॉलिसियों के नाक़द थे। तो आजकल अमेरिका में सदर ट्रंप जो है वो तो किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता, तो क्वाइट लाइकली कि कोई सवाल तो है, अमरीकी जर्नलिस्ट भी बड़े कर रहे होते हैं, ये तबसरे भी साथ कर रहे होते हैं। शायद उनको जो अमरीकी जर्नलिस्टों को तो है निकाल के वो किधर फेंकेंगे, कोई पैसिफिक ओशन में तो नहीं उनको भेजना, वो तो उधर ही रहने हैं। लेकिन जो बाकी ममालिक के हैं वो उनका वो मुहासबा कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब इसके हवाले से एक और जो ख़बर चल रही है वो एक इंडियन जासूस के हवाले से है कि इंडिया ने अपना एक जासूस गिरफ़्तार किया। ये बात बहुत ही गौर से सुनने वाली है। ये सिर्फ़ एक जासूस की कहानी नहीं है, इसके साथ वाबस्ता बहुत सारी कहानी है। एक इंडियन क्लर्क था नेवी का,
उधर नेवी के हेडक्वार्टर में था और उसको गिरफ़्तार किया गया कि वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मालूमात फ़राहम करता था। और उससे जो उसको कहीं राजस्थान साइड पे पोस्टेड था, उस साइड पे था, उधर उसको गिरफ़्तार किया गया। उस पर जो इल्ज़ामात लगे हैं या जो ज़िक्र आ रहा है, यानी कि उसका वो ये आ रहा है जी कि वो हनी ट्रैप हुआ था। कोई ख़ातून थी और उसने कोई प्रिटेंड किया था कि शायद वो कोई इंडियन है और ये उसके साथ मालूमात शेयर करता था। और सिर्फ मालूमात शेयर करने की क्या बैकग्राउंड थी, उसको पैसे मिलते थे। पैसे किस शक्ल में मिलते थे या वो पैसे उसको क्यों इतना डेस्परेट हुआ हुआ था, वो किसी वजह से कोई अंडर डेट था, और यानी मकरूज़ था, और उसने कोई अपना पार्ट टाइम ये तलाश किया कि इंफॉर्मेशन सेल करके तो वो पैसे ले और आगे जाके अपना कर्जा अदा करे। अब पैसे किस शक्ल में आते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये भी चाहता था कि मैं कोई ट्रेस ना छोड़ूं, तो उसके लिए क्रिप्टो का उसने रूट इस्तेमाल किया हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी में वो पैसे वसूल करता था, जो कि जिस पे कोई एज सच ना अमरीकी और इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है या वो ट्रेस कर सकते थे, और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट। लेकिन यह है कि उनको इसके बारे में कोई इतला मिली, उन्होंने उसको शक पड़ा, उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर दौरान तफ्तीश उसने ये भी बताया कि मैं क्रिप्टो के ज़रिए ले रहा था। नाज़रीन, क्रिप्टो के हवाले से एक तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा मसला भी नहीं है, और ये सिस्टम रेगुलेट होना चाहिए। जो एक चैलेंज आ रहा है क्रिप्टो के हवाले से वो ये आ रहा है कि जो लोग एक प्राइवेट वैलेट के ज़रिए, प्राइवेट वैलेट टू प्राइवेट वैलेट, जो उनकी कोई होती है, कोई ट्रांसफ़र होती है, वो हुकूमत ट्रांसफ़र उसको नहीं, उसको ट्रेस नहीं कर सकती, या इवन जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं वो ट्रेस नहीं कर सकती। पाकिस्तान में भी ये बड़ा चैलेंज आ रहा है। पाकिस्तान में जो टेररिज्म पे जो पैसा लग रहा है वो ज़्यादा, वो भी उसके लिए यही रूट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है कि ये इस टाइम पूरी दुनिया में एक मसला बना हुआ है, यानी कि इसको वो ख़त्म भी नहीं कर सकते, लेकिन इस मसले का हल तलाश करना है। जापान ने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है, और जो ख़ास तौर पे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी चैनल्स हैं उस पर उन्होंने जो सबसे ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट किस्म की लेजिस्लेशन की है वो जापान ने की है। और दूसरा, इसमें अवेयरनेस की कमी है। ओवरऑल जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी ये मुख्तलिफ चैनल्स का आइडिया नहीं है, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे होते कि इसको डील कैसे करना है। लेकिन यही जो जासूस की कहानी है, इसमें कई कहानी है। इसमें किस तरह लोग ट्रैप होते हैं, यानी कि ये सिर्फ नहीं, ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो कि इंडिया का एक बंदा पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान के भी कई ऐसे होंगे जो इंडिया के लिए कर रहे थे। मैं आपको माजी में भी कई एग्जांपल दे चुका हूँ कि किस तरह रॉ के साथ लोग कनेक्ट होते हैं और उनको ख़ुद भी नहीं आइडिया होता कि वो किस तरह किसी के ट्रैप में आ गए हैं। तो लिहाजा बी वेयर, आप जिस दौर में रह रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, इसमें नथिंग इज़ प्राइवेट। आपकी हर चीज़, आप जब सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, कोई भी बंदा आपको अप्रोच कर सकता है। और याद रखें, जब भी कोई बंदा आपको लालच देता है तो उसके बारे में आप ये ज़रूर सोचें कि ये लालच क्यों दे रहा है। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो है अली मीन गंडापुर। अली मीन गंडापुर जो है दोबारा से ख़बरों में है, और जो बजट पास हुआ है और बजट के हवाले से काफ़ी नाराज़गी का इजहार हो रहा है। पहले अली मीन गंडापुर ने कहा था कि वो इमरान खान से मिलेगा और फिर बजट पास करेगा। हालांकि इमरान खान जो है वो कोई माहिर बजट तो है नहीं, लेकिन यह है कि ओवरऑल पार्टी के सरबराह हैं, तो उस लिहाज से एक ये था कि जी वो कौन सी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, फेडरल को टफ टाइम दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, उनका ये ख्याल था अलबत्ता कि इस तरीके से हम जो है फेडरल गवर्नमेंट को अब एक अंडर प्रेशर लाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो टाइम अभी है। लेकिन यह है कि गंडापुर जो है वो इस वजह से तनकीद की जद में ज़रूर है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गंडापुर को चेंज कर दिया जाएगा। क्या गंडापुर को हटाने का मंसूबा है? डिपेंड करता है, यानी कि उनके जो पार्टी के सदर हैं जो केपी के, वो भी इमरान खान पर नाला हैं। वो कहते हैं, उनको किसी ने पूछा जी कि सुना है कि गंडापुर ने बात नहीं मानी। उसने कहा जी कि इमरान खान पता नहीं क्या कह रहे हैं, मेरी तो खुद मुलाकात नहीं होती। वो उनके कोई चंद एक लोग हैं, वही जाकर मिलते हैं, उन्हीं से वो बातें करते हैं। मतलब ये है कि वो भी नाराज़ है कि यार हमें भी कोई बंदा लिफ्ट ही नहीं करा रहा। उनकी बहनें जो हैं, यानी कि वो पहले कह चुकी हैं अलीमा खान के ये इमरान खान को माइनस किया गया है। अब बंदा जेल में होगा तो ऑब्वियसली यानी कि इसकी एक अपनी कास्ट होती है। जो जो बंदा जो रास्ते इख्तियार करता है, जो इमरान खान है उन्होंने एक
जो रास्ता इख्तियार किया उसकी फिर अपनी ये है कि वो चूँकि जेल में होते हैं तो उनको हर टाइम अप्रोच करना भी मुश्किल होता है। वो किसकी कस्टडी में है, वो गवर्नमेंट की कस्टडी में है, तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो बाज़ ज़ात इनकी मुलाकात में भी रखने डालती है, और इनके आपस में जो दरमियान में गलत फहमियाँ बदगुमानियाँ वो भी ज़ोर पकड़ती हैं। सारे अमल में गंडापुर का क्या बनेगा सिर्फ वक्त बता सकता है क्या बनेगा। ये बातें पहले भी गंडापुर के ख़िलाफ़ होती रही हैं, आइंदा भी होंगी, अभी भी हो रही हैं, लेकिन वो पहले भी चेंज तो नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि इमरान खान का जेल में रहना इस दौरान उनका पार्टी पे ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो ही नहीं सकता, जो कि वो बाहर आज़ाद होते हुए वो पार्टी पर कंट्रोल कर सकते थे। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।